तो अब हम बात करते हैं इनर प्रोडक्ट की। इनर प्रोडक्ट क्या होता है? इनर प्रोडक्ट हम उसको कहेंगे, इनर प्रोडक्ट की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इनर प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा। इनर प्रोडक्ट है क्या बेसिकली? इनर प्रोडक्ट हमारा बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दैट इज मेरे पास में अगर दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना। दैट इज इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक है। दूसरा, अगर मैं लीनियर प्रॉपर्टी मींस मेरे पास में है C1A1 प्लस C2A2, what is here? C1 and C2 are constant, whereas A1 and A2 are vectors multiplied by vector B. Then we can write it C1A1 dot B1 plus C2A2 dot B2। ये लीनियर है, ये प्रॉपर्टी लीनियर है, या जिसको हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं शायद, है ना। तो ये भी यहाँ पर वर्क कर रही है। तीसरी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करता हूं, ए डॉट ए, देन इट गिव्स रियल वैल्यू एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू a dot a is greater than equals to 0 होती है only and if and only if x is 0 कब होगी? 0 कब होगी? and it is greater than 0 and a dot a is 0 if and only if a vector a is 0। वेक्टर a की वैल्यू mod of vector a is 0, तब इसकी वैल्यू 0 है, अदरवाइज a डॉट a इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमारा इनर प्रोडक्ट जो है उसका मतलब हुआ। देन इसी तरह मैं इसको कंप्लीटनेस को एक बार और अब हमारे केस में लीनियर और इसकी कंप्लीटनेस की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटनेस के अंदर क्या मतलब हुआ कि मेरे पास में कंप्लीटनेस, मेरे पास में अगर फाई एक वेक्टर है और शाई एक मेरे पास में वेक्टर है, शाई एंड फाई आर टू वेक्टर्स बिलोंग टू दी हिल्बर्ट स्पेस, देन मैं क्या हुआ, ये दोनों बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस, बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस एच से मैं लिख देता हूं। देन फाई प्लस शाई also belongs to Hilbert space, Hilbert space से बिलोंग करेंगे। ये Hilbert space के अंदर ही है 5 प्लस आई, जो अभी मैंने पहले बताया था। दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहा है तो सी वेक्टर मिल रहा है। सी वेक्टर भी क्या है, उसी स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से दूसरी चीज, अगर मैं फाई को किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लाइक लैम्डा से, जो मैंने उसमें किया था, लैम्डा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फाई को, then it also belongs to Hilbert space। ये भी Hilbert space के अंदर आएगा, है ना, ये भी Hilbert space के अंदर है। It also belongs to the Hilbert space। Okay, then next, एक चीज मैंने लिखना भूल गया, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। एक चीज मैं लिखना भूल गया, जो हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे ना, तो उस डॉट प्रोडक्ट को ये ऊपर ही लिखा हुआ है ना। हमारे केस में इसमें क्या कहते हैं, हिल्बर्ट स्पेस के केस में हमारे पास में क्वांटम वेक्टर्स है। तो क्वांटम वेक्टर्स है तो मैं डॉट प्रोडक्ट को यूं लिखता हूं, जो इनर प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, इनर प्रोडक्ट जैसा आप शायद पिछली क्लास में थे नहीं, इसको
स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है फाई कॉमा शाई, फाई कॉमा शाई, एंड फाई कॉमा शाई ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और इसको फाई कॉमा शाई को कैट एंड ब्रा नोटेशन के अंदर लिखते हैं, तो इसको फाई शाई ये लिखा जाएगा। एंड इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन फाई स्टार आर शाई स्टार, सॉरी शाई, फाई स्टार शाई डी आर ले लो, डी आर, ये मेरी इसकी वैल्यू होती है इनर प्रोडक्ट। अब ये इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ है? उसी स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह से मैं इसका नॉर्म अगर निकालूं तो नॉर्म क्या हो गया? नॉर्म हुआ, नॉर्म क्या था? फाई की जगह क्या लिखूं? ए है ना, तो इसकी जगह मैं ए लिख देता हूं, दैट इज शाई लिख देता हूं, शाई कॉमा शाई, शाई कॉमा शाई। और इस फॉर्मेट में कैट एंड ब्रा नोटेशन में शाई कॉमा शाई, शाई ब्रा शाई मल्टीप्लाइड बाय कैट शाई, एंड विच इज इक्वल टू क्या हुआ? शाई स्टार शाई डी आर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मॉड शाई स्क्वायर, मॉड शाई स्क्वायर। ये मेरा नॉर्म हो गया, ठीक है, मॉड शाई स्क्वायर। देन अब इसी को मैं और आगे थोड़ा सा करूं तो यहां पर मेरे पास में एक चीज और मैं बता सकता हूं, इसी को कंटिन्यू करता हूं। इनर प्रोडक्ट को, इनर प्रोडक्ट क्या था? फाई कॉमा शाई। अगर फाई और शाई दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है तब क्या होगा? तब उस केस में ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इफ फाई कॉमा शाई इज जीरो, इफ फाई कॉमा शाई, फाई कॉमा शाई का क्या मतलब हुआ? ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो के बराबर है, दैट मीन्स फाई एंड शाई आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है, फाई एंड शाई ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, हम ये कह सकते हैं, दोनों ऑर्थोगोनल है फाई एंड शाई। एंड दूसरा इफ वो तो अभी हमने लिख ही लिया है, मॉड शाई स्क्वायर ऑर्थोगोनल हुआ ये। अब इसी से मैं एक चीज और बता सकता हूँ, मेरे पास में क्या है? नॉर्म क्या है? शाई शाई डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट शाई कॉमा शाई, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? फाई कॉमा शाई। तो मैं एक इनइक्वलिटी को लिख सकता हूं, और वो इनइक्वलिटी क्या होगी? उसको स्वेज इनइक्वलिटी कहते हैं, और वो इनइक्वलिटी क्या है? SCHWARZ, स्वेज इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या कहती है? ये स्वेज इनइक्वलिटी कहती है कि मॉड शाई फाई is equal to, is less than equal to, not equal to, it is less than equal to root of, किसका रूट? मॉड शाई, शाई शाई एंड फाई फाई, मॉड की जरूरत थी काम, शाई शाई मल्टीप्लाइड बाई फाई फाई। That means norm of vector psi multiplied by norm of vector phi is equal to, is greater than equal to the phi psi का जो मॉड है, जो इसकी वैल्यू जो आ रही है उसके स्क्वायर से ये वैल्यू बड़ी होगी। phi psi square is greater than equals to phi psi phi phi। नॉर्म, दो वेक्टर के नॉर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जो उनके डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर से बड़ा होता है, ये स्क्वायर इनइक्वलिटी है। देन एक और इस प्रोडक्ट की एक और खासियत ये है, फाई और शाई जो हम इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी एक खासियत ये और है कि
फाई कॉमा शाई इज इक्वल टू, अब मैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर बात कर रहा हूं, फाई कॉमा शाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू शाई कॉमा फाई स्टार, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसका स्टार हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फाई कॉमा शाई इज इक्वल टू शाई कॉमा फाई स्टार, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा, उसको जब हम उल्टा लिखेंगे तो ये एक इसकी और प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन और तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज यस। अब एक इसका रिप्रेजेंटेशन, ऐसा मैंने बता दिया है, फिर भी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन को मैं वापस बताऊं तो हम है ना किसी भी वेक्टर को, लाइक मेरे पास जो अभी हमने किया था, मेरे पास एक वेक्टर ये दे रखा है, इस वेक्टर को मैंने क्या किया, तीन पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली, उस एक्सिस के हिसाब से मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, जो अभी हमने किया था और जो हम जानते हैं, ये मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड, इस तरह से मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। वेक्टर मेरा कौन सा था, ये रहा मेरा वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया तीन एक्सिस के अलावा। इसी तरह से हम किसी भी वेक्टर और को भी, जरूरी नहीं है कि मैं यही इसी तरह से एक्सिस लूं, मैं कोई दूसरी एक्सिस के लेकर भी मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूं। लाइक मैं एक पहले बॉक्स बना लेता हूं, मैंने पहले एक क्यूबॉइड बनाया और इस क्यूबॉइड के अंदर मान लीजिए मेरा वेक्टर जो है वो मेरा वेक्टर इस तरह से, इस पॉइंट से चालू होके उस पॉइंट, ये मेरा वेक्टर। तो अब इस वेक्टर को मैं तीन अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। वो जरूरी नहीं है कि मैं जो हमारे नॉर्मल काम आते हैं उन्हीं एक्सेस को काम में लूं, मैं इन तीन एक्सेस को काम में ले सकता हूं। कौन सी एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस और तीसरी एक्सिस ये वाली, इन तीनों एक्सिस को मैं काम, तो मैं इसके अलावा इन तीनों, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। और जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इन तीन एक्सिस के अलावा, तो मुझे मालूम है मुझे कंपोनेंट मिल जाएंगे, और वो कंपोनेंट कौन से होंगे, ये दिख रहे हैं मेरे सामने, एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, और एक कंपोनेंट और मेरा ओके, ये इसके अलावा, ये इसके अलावा, और एक कंपोनेंट ये रहा, ये मेरे पास तीनों कंपोनेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस तरह से इनको कंपोनेंट में मैं कहीं पर भी रिजॉल्व कर सकता हूं, किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और वही हम हिल्बर्ट स्पेस में करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसको एक बार लिख लो, वैसे मैंने बोर्ड साफ ही कर दिया, चलते चलते ध्यान रहा ही नहीं, मुझे बोर्ड साफ नहीं करना था। बाकी आप उसमें पीपीटी में आप देख सकते हो। अब मैं इसमें काम की और चीज बता रहा था आपको, एक छोटी सी चीज और करते हैं हम, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात करते हैं। ये जो अभी हमने बेसिस बात की है ना, यहाँ पे जो हमने ई जो लिया था, E1, E2, E3, वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल कैसे हुए, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और उनकी वैल्यू कितनी है, यूनिट वैल्यू है, इसलिए वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। नाउ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। और लाइक मेरे पास में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसे एक छोटे से टॉपिक को और करके फिर फिनिश कर देते हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेस, मान लीजिए मेरे पास में, अब मैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही बात कर रहा हूं, हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है, बेसिसेस जो है वो है, मान लीजिए यू आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यू आई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वेयर आर क्या है, आर तो पोजीशन वेक्टर हो गया मेरे पास है, यू आई मेरे पास में ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस है। तो
बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। जब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, दैट मीन्स व्हाट इज दिस, इट इज यू आई आर कॉमा यू जे आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब अगर मैं लूंगा यू आई और यू जे का, तब मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा फंक्शन मिल जाएगा, डेल्टा आई जे। और डेल्टा आई जे फंक्शन, डेल्टा फंक्शन मुझे क्या देता है, डेल्टा फंक्शन देता है 0 कब, when I is not equals to j and it gives 1 when I बराबर j। I और j की वैल्यू बराबर है, ui करेंगे तो 1 हो जाएगा, ui और uj करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहता है। तो अब इसी तरह मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है, एक वेक्टर है शाई, शाई मेरा एक वेक्टर है शाई आर। तो शाई आर वेक्टर को मैं इस यू आई के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसा भी हमने किया था सी आई ई आई। तो वैसे के वैसे मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं, समेशन आई सी आई यू आई आर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको शाई को मैं इसका इनर प्रोडक्ट लूं, टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ शाई, टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ शाई आर विद यू जे आर, बेसिस यू जे आर के साथ में मैं इसका इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, तब देन क्या होगा, यू जे आर कॉमा शाई आर के साथ में इनर प्रोडक्ट मैंने लिया, तब मुझे क्या मिलेगा, दैट इज आई कैन राइट इट, शाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, शाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। जब मैं शाई की वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं यूजे, अब मैं आर बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आर लिखने से क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आर नहीं लिख रहा हूँ, यूजे कॉमा शाई की जगह क्या लिख रहा हूँ, समेशन आई सी आई यू आई लिखा जा सकता है। शाई की जगह लिख दिया, कॉमा लगा रखा, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। नाउ इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, इसको समेशन को मैं बाहर ले लूं और सी आई को मैं बाहर लिख रहा हूं, सिर्फ हमारा आई पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जे के मैं बाहर भी ले लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा सिस्टम खराब नहीं होगा। सी आई को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में हो गया मेरे पास यू जे कॉमा यू आई, तो इससे कोई सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिस्टम एज इट इज रहेगा। नाउ व्हाट इज दिस, ये अभी हमने लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, तो ये मेरा डेल्टा फंक्शन हो गया। आई कैन राइट इट समेशन आई सी आई डेल्टा आई जे, आई कैन राइट दिस। देन अब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू जब जे के बराबर होगी तब मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी, अदरवाइज मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, अदरवाइज सारा क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन आई बराबर जे तब मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स आई की वैल्यू जे के बराबर है तब मुझे वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सी जे, मुझे वैल्यू मिल गई सी जे। तो मेरा जो टोटल फंक्शन बना क्या, डॉट प्रोडक्ट इसका यू जे शाई का जो डॉट प्रोडक्ट है इट इज इक्वल टू सी जे होता है, सी जे के बराबर होगा। नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन यू जे स्टार शाई डी आर, ये मेरा इंटीग्रेशन के टर्म्स में हो गया। मैंने यहाँ पे वेक्टर्स अभी नहीं लगाया, अदरवाइज तो आर यहाँ पे भी आर लिखना था, यहाँ पे भी आर लिखना था, आर लिखते हैं तो हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत रह रही थी, इसलिए मैंने उसको आर हटा दिया। ये देखो, ये सारा जो मैंने किया है ये वही चीज है जो हम सिंपल वेक्टर्स के अंदर करते हैं। वेक्टर्स में क्या करते हैं, इसी चीज को वेक्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में वेक्टर है ए वेक्टर को मैं क्या लिखता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसी वेक्टर के अंदर मेरे पास में क्या होता है, आई डॉट जे इज 0 बट आई डॉट आई इज 1, ये रहा।
I डॉट जे इज 0 और I डॉट आई इज 1। ये वही चीज है, बस यहाँ पे हमने हिल्बर्ट स्पेस नथिंग डिफरेंट देन दी ऑर्डिनरी स्पेस। फर्क इतना सा है कि ये n डायमेंशनल है। यहाँ पे समेशन की लिमिट, अपर लिमिट कुछ नहीं आ रही है, n डायमेंशनल स्पेस है। बस ये यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक तो ये डिफरेंस हमारा क्लियर हो रहा है कि ये इनफाइनाइट स्पेस है, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। देन अब इसी को अगर मैं वेक्टर ए को मैं डॉट जे करूंगा, ए डॉट वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, तो मुझे क्या मिलेगा? ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, क्या मिल जाएगी? ए वाई क्वांटिटी मिल जाएगी। तो वही तो हमारा यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट भी तो वही कह रहा है। अगर यूनिट वेक्टर को बेसिस को, यूनिट वेक्टर जिसको हम उसमें ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है? ये बेसिस, बेसिस को मैं साई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस बेसिस का जो कंपोनेंट है, जो इसका प्रोजेक्शन है ए वाई, जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन मुझे मिल जाता है। ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करूंगा, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। थोड़ा सा अब इसको है ना पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा ये टिपिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। सर वो बुक चेक किए सर नेट पे? नहीं भाई, मुझे टाइम नहीं मिला। मेरे पास में तो ये वाली बुक है, ये वाली लोकनाथन घटक क्वांटम मैकेनिक्स, लोकनाथन घटक क्वांटम मैकेनिक्स मैकमिलन पब्लिकेशन की है। सर एक्चुअली वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाता ना तो हम परचेज कर लेते, खोजते तो हमको पता ही चलता। तो आप एक बार प्लीज सर टाइम देकर। आपको बुक बता रहा हूँ ना, सिंह बागड़े वाली वो सिर्फ फर्स्ट यूनिट को कवर करेगा, बाकी यूनिट को कवर नहीं करेगा। यस सर। ये जो किताब है ना क्वांटम मैकेनिक्स, अजय घटक, अजय घटक वाली भी मैंने आपको नाम बताया था। ये बुक आपके करीब करीब सारे चैप्टर कवर कर लेगी, बल्कि ये उससे ज्यादा ही कवर करेगी। नहीं सारे तो ये हाइड्रोजन का कर लेगी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सेमी क्लासिक, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, हाँ ये आपका कर लेगी भाई, ये सारे इसके टॉपिक कवर कर लेगी। और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर में भी क्वांटम फिजिक्स आएगी उसको भी कवर कर लेती है। तो चाहो तो ये बुक ले सकते हो। 180 वही सर, हम सर वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे खोजे थे ना, हमको मिला नहीं था। एक बार आप देख लीजिएगा ना मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको देख के बता दूंगा। यस सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। यस थैंक सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।